नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मोमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। शराब कीड़ा को परिष्कृत करना शुरू करना। मेरी सी ग्रेड प्रतिभा के साथ मेरे अपर्चर में प्राइमल समुद्र की मात्रा केवल 44% है। गू द्वारा प्राइमल एसेंस के उपयोग की गति मेरी स्वयं की रिकवरी दर से कहीं अधिक तेज है। अगर मुझे एक गू को परिष्कृत करना है तो मुझे बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि मुझे प्राइमल स्टोन्स खर्च करने होंगे। गू की इच्छा जितनी कमजोर होगी उतना ही कम प्रतिरोध होगा और उसे परिष्कृत करना उतना ही आसान होगा। हालांकि हर जीवित प्राणी में जीने की इच्छा हमेशा होती है। मूनलाइट गू को परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम 5 प्राइमल स्टोन्स की आवश्यकता होगी और अधिकतम 8 टुकड़ों की। अभी शराब कीड़ा को परिष्कृत करने के लिए मुझे कम से कम 11 टुकड़ों की आवश्यकता होगी और अधिकतम 16 टुकड़ों की। हालांकि शराब कीड़ा भी मूनलाइट गू की तरह रैंक 1 गू था, लेकिन यह निश्चित रूप से दुर्लभ था, इसलिए परिष्करण प्रक्रिया की कठिनाई भी बढ़ गई। दूसरे शब्दों में, भले ही अभी फांग युआन के पास 17 प्राइमल स्टोन्स थे, लेकिन शराब कीड़ा को परिष्कृत करने के बाद उसके पास अधिकतम 6 टुकड़े बचे होंगे या कम से कम 1 प्राइमल स्टोन। रात में चमकीला अर्धचंद्र स्वच्छ और शुद्ध चांदनी दे रहा था। चांदनी एक पवित्र महिला के कोमल हाथ की तरह थी, जो गुयुए गांव पर हल्के से सहलाती थी। रास्ते में बांस के घर जेड की तरह दिख रहे थे, बड़ी संख्या में खड़े थे। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। इस चांदनी के नीचे फांग युआन सराय में वापस लौटा। सराय का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। फांग युआन ने दरवाजे पर खटखटाया। सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। इतनी रात गए दरवाजा कौन खटखटा रहा है? सराय का कर्मचारी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने आया। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन जब उसने दरवाजे पर फांग युआन को खड़ा देखा तो उसके चेहरे की सारी नाराजगी और नींद गायब हो गई और वो कमर झुकाकर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, अरे ये तो हमारे युवा स्वामी है। ये छोटा सा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो स्वामी के लिए दरवाजा खोल सकता है। फांग युआन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा उदासीनता से ठंडा था और वो सराय के अंदर चला गया। उसके इस भाव ने कर्मचारी को और भी विनम्रता से हंसने पर मजबूर कर दिया और उसने अपनी पहल पर पूछा, मेरे स्वामी, क्या आप भूखे हैं? क्या मैं रसोई को सूचित करूं और आपके लिए रात के खाने के लिए कुछ छोटे व्यंजन तैयार करवाऊं? जरूरत नहीं, फांग युआन ने सिर हिलाया और केवल आदेश दिया, जाओ और मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो, मैं नहाना चाहता हूं। कर्मचारी ने तुरंत सिर हिलाया, मेरे स्वामी, आप पहले अपने कमरे में जाएं। मैं गारंटी देता हूं, गर्म पानी तुरंत भेजा जाएगा। फांग युआन ने स्वीकृति में एक आवाज निकाली और सीढ़ियों पर चढ़कर दूसरी मंजिल की ओर गया। कर्मचारी ने फांग युआन की पीठ को देखा। उसकी आंखें प्रकाश में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर ईर्ष्या का भाव था। ये है एक गुमास्टर। काश मेरे पास भी खेती करने की प्रतिभा होती, कितना अच्छा होता। उसने अपनी मुट्ठियां कसी, गहरी सांस लेते हुए। ये शब्द फांग युआन के कानों में तैर गए और उसने मन ही मन कड़वाहट भरी मुस्कान दी। एक गू मास्टर के पास साधारण मनुष्यों से ऊपर उठने की शक्ति थी। वो एक सामान्य व्यक्ति से अधिक बन जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में कीमत भी बहुत अधिक चुकानी पड़ती थी। पहली कठिन समस्या थी वित्तीय संसाधन। एक गू मास्टर को खेती के लिए प्राइमल स्टोन्स की आवश्यकता होती थी। युद्धों में भी प्राइमल स्टोन्स की जरूरत पड़ती थी। गू को परिष्कृत करने में भी प्राइमल स्टोन्स चाहिए और व्यापार में भी यही हाल था। बिना प्राइमल स्टोन्स के खेती कैसे संभव हो सकती थी? ये बात एक साधारण व्यक्ति के रूप में जो बाहर से देखता था, सराय के कर्मचारी को समझ नहीं आती थी। जैसे कि पहले शाम को युवा गू मास्टर जियांग या ने अपनी नाराजगी और असंतोष को शिकारियों पर निकाला जब उसने उनके शराब के जार गिरा दिए। उसका मतलब था माइनस वो स्वयं प्राइमल स्टोन्स खर्च करके ये हरा बांस शराब पीने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फिर भी ये शिकारी जो साधारण मनुष्य थे, उनके पास इतना पैसा था। पूरे चित्र को देखने के लिए केवल इस अर्थ से ही एक गू मास्टर की खेती की स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता था। एक गू मास्टर की ताकत बहुत बड़ी थी। वे एक साधारण मनुष्य से अधिक हासिल करते थे, लेकिन कीमत भी बहुत बड़ी थी। कई बार हर एक प्राइमल स्टोन का उपयोग बहुत सोच विचार के साथ करना पड़ता था, खासकर निचले रैंक के गू मास्टर्स के लिए। उनके शानदार बाहरी रूप से धोखा न खाएं। वास्तव में एक गू मास्टर का जीवन लगातार पैसे की तंगी से जूझता रहता था। ये तो कहना ही नहीं चाहिए। जैसे जैसे एक गू मास्टर का स्तर बढ़ता है, उनके लिए आवश्यक संसाधन भी बढ़ते हैं। बिना उचित समर्थन के एक गू मास्टर का खेती का रास्ता बहुत कठिन होता है। फांग युआन ने अपने पिछले जीवन के बारे में सोचा और इस वास्तविकता को गहराई से समझा। वो अपने कमरे में लौटा। जैसे ही उसने दीपक जलाया, सराय का कर्मचारी गर्म पानी का एक बेसिन लेकर आया। बेशक इसमें कपड़े की तौलिया और अन्य स्नान सामग्री भी थी। फांग युआन ने कर्मचारी को जाने दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
उसने दरवाजे की सिटकनी लगाई, नहाया और बिस्तर पर चढ़ गया। हालांकि उसका शरीर थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी उत्साह की लहर से भरा था। आखिरकार मुझे शराब कीड़ा मिल गया। शराब कीड़ा मूनलाइट गू से भी दुर्लभ है, क्योंकि एक तरह से ये एक ऐसा गू है जो एक गू मास्टर की जन्मजात प्रतिभा को बढ़ाता है। फांग युआन बिस्तर पर सलेटी बैठ गया और शराब कीड़ा निकाला। शराब कीड़ा अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। इसका शरीर मूनलाइट गू से थोड़ा बड़ा था, नरम और सफेद जैसे रेशम का कीड़ा। प्रकाश में इसका शरीर एक हल्की लहराती चमक से घिरा था, जैसे मोती की नरम चमक। इसकी मोटी सफेद सिर पर 2 छोटी आंखें थीं, जो काले तिल के बीजों की तरह थीं, जो इसे आकर्षक रूप से भोला बनाती थीं। उसके हाथ में रखा हुआ ये भारी नहीं था। इसका वजन लगभग आधे मुर्गी के अंडे जितना था। इसे ध्यान से सूंघने पर इसके शरीर से शराब की हल्की सुगंध निकल रही थी। ये सुगंध हरे बांस की शराब की गंध नहीं थी, बल्कि शराब कीड़े की अपनी सुगंध थी। गंध हल्की और धुंधली थी, जैसे कि वो वहां थी ही नहीं। फांग युआन की नाक फड़की जब उसने शराब कीड़े की सुगंध को सूंघा। शराब की सुगंध सीधे नीचे की ओर अपर्चर में गई, हरे तांबे के प्राइमवल समुद्र में प्रवेश कर गई। प्राइमवल समुद्र एक पल के लिए लहराया और हिल गया, जल्दी से शराब को अवशोषित कर लिया। एक शुद्ध और परिष्कृत प्राइमवल एसेंस की एक चमक पैदा हुई। अन्य प्राइमवल एसेंस का रंग पन्ना हरा था, जिसमें धात्विक तांबे की चमक थी। हालांकि ये प्राइमवल एसेंस हल्का हरा था और ये मूल प्राइमवल एसेंस से अधिक संकेंद्रित था। ये वो प्राइमवल एसेंस था जो एक मध्य चरण का गुड मास्टर पैदा कर सकता था। अपने हरे तांबे के समुद्र में इस हल्की हरी प्राइमवल एसेंस की चमक को देखकर फांग युआन ने संतुष्ट मुस्कान दी। अभी मेरी खेती का आधार केवल रैंक एक प्रारंभिक चरण का है, लेकिन शराब कीड़े के संकेंद्रण के साथ प्राइमवल एसेंस के परिष्कृत होने के बाद मैं रैंक एक मध्य चरण का प्राइमवल एसेंस प्राप्त कर सकूंगा। इस लाभ की सुंदरता को 1 या 2 वाक्यों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत जल्द उसने अपनी मुस्कान वापस ले ली। हालांकि अभी मैंने शराब कीड़े पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है। केवल जब मैं शराब कीड़े को परिष्कृत कर लूंगा और इसे अपनी जीवन शक्ति गू बना लूंगा, तब मैं इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकूंगा और बाद में अधिकतम दक्षता के साथ अपनी प्राइमवल एसेंस को परिष्कृत कर सकूंगा। इस बिंदु पर विचार करते हुए वो अब और हिचकिचाया नहीं और अपने प्राइमवल समुद्र से हरे तांबे की प्राइमवल एसेंस की एक धारा निकालने लगा। प्राइमवल एसेंस ने शराब कीड़े को कसकर लपेट लिया, इसे फांग युआन के सामने हवा में लाया और इसके शरीर में घुसपैठ शुरू कर दी। शराब कीड़े ने अपनी जान को खतरे में महसूस किया और तुरंत जाग गया। ये जोर जोर से संघर्ष करने लगा, अपनी शक्ति का उपयोग करके फांग युआन की प्राइमवल एसेंस को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इस शराब कीड़े का प्रतिरोध वास्तव में बहुत मजबूत है। फांग युआन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी प्राइमवल एसेंस की खपत मूनलाइट गू की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक हो रही थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे शराब कीड़ा परिष्कृत करना होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी, क्योंकि वो शराब कीड़े में प्राइमवल एसेंस डालता रहा। कमरे में मेज पर मोमबत्तियां चुपचाप जल रही थीं। कमरे के बीच में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक रहा था, जबकि दीवारों के दूर के कोने अंधेरे थे। मोमबत्ती की रोशनी फांग युआन के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, अपना सारा ध्यान शराब कीड़े पर केंद्रित कर दिया था। हरे तांबे के रंग की प्राइमवल एसेंस की एक निरंतर धारा, जो एक धुंध की तरह दिख रही थी, फांग युआन के पूरे शरीर से निकल रही थी। फिर ये एक साथ इकट्ठा हुई और शराब कीड़े को मजबूती से लपेट लिया। शराब कीड़ा हवा में मंडरा रहा था, फांग युआन के चेहरे से 1 फीट से भी कम दूरी पर। ये हरे तांबे की प्राइमवल एसेंस के बीच में पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। समय चुपके से बीत गया। जैसे जैसे मोमबत्तियां जलती गईं, वे छोटी होती गईं और प्रकाश मंद हो गया। खिड़की के बाहर का अर्धचंद्र धीरे धीरे नीचे चला गया और फिर एक नया दिन आ गया। सुबह की रोशनी खिड़की की संकरी दरार से निचुड़कर कमरे में आई। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की का किनारा चमक रहा हो। फांग युआन ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने शराब कीड़े को देखा। शराब कीड़े के सफेद शरीर पर हरे रंग की एक छाया थी। ये आधी रात की मेहनत का परिणाम था। हालांकि ये स्पष्ट था कि हरे रंग की ये मात्रा शराब कीड़े के शरीर का 1% भी नहीं थी। फांग युआन का चेहरा गंभीर दिख रहा था। इस शराब कीड़े की इच्छा बहुत अधिक दृढ़ थी और इसका प्रतिरोध अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। ये केवल एक रैंक 1 गू की सीमा से परे था। ये गू सबसे अधिक संभावना फ्लावर वाइन मॉन्क का जीवन शक्ति गू था। फ्लावर वाइन मॉन्क एक रैंक 5 मास्टर था, इसलिए ये शराब कीड़ा मूल रूप से रैंक 5 था। लेकिन सभी उन वर्षों में पर्याप्त भोजन न मिलने, एक पल में भरा हुआ और अगले पल में भूखा होने के कारण इसका ग्रेड भी गिर गया। अभी ये रैंक 1 के स्तर पर रह गया है, फिर भी इसकी इच्छा चट्टान की तरह कठोर है। फांग युआन ने सत्य का अनुमान लगाया था। ये शराब कीड़ा मूल रूप से फ्लावर वाइन मॉन्क का जीवन शक्ति गू था। इसकी मूल इच्छा को मिटा दिया गया था और इसे अंत तक परिष्कृत किया गया था। इसने फ्लावर वाइन मॉन्क के साथ उनके सभी युद्धों में साथ दिया, भूमिगत दुनिया में आया जाया। फ्लावर वाइन मॉन्क की मृत्यु के बाद उनकी मजबूत इच्छा शराब कीड़े में बनी रही।
अब फांग युआन द्वारा शराब कीड़े को परिष्कृत करने की कोशिश का मतलब था फ्लावर वाइन मॉन्क की इच्छा के खिलाफ लड़ना। यह एक प्राकृतिक गू को परिष्कृत करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। एक इंसान की इच्छा आमतौर पर एक प्राकृतिक गू से अधिक मजबूत होती है। मृत्यु का सामना करने पर मनुष्य ऐसी ताकत पैदा कर सकते हैं जो स्वयं उनके लिए भी कल्पना से परे होती है। फ्लावर वाइन मॉन्क, जो डेमोनिक गुट का मास्टर था, का उल्लेख नहीं करना चाहिए। वो अकेले आता जाता था, भूमिगत दुनिया में ऊपर नीचे जाता था। उसकी इच्छा उसके स्तर के राइटियस गुट के मास्टर्स की तुलना में अधिक दृढ़ थी। इस शराब कीड़े को 1 महीने में परिष्कृत करना असंभव है, जब तक कि कोई मजबूत मास्टर न हो जो रैंक 2 या रैंक 3 गू की सांस का उपयोग करके इस शराब कीड़े पर दबाव डाले और इसके शरीर के अंदर की इच्छा को न्यूनतम सीमा तक दबा दे। इस तरह की सहायता के तहत ही मैं आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकूंगा, सोचते हुए फांग युआन ने आह भरी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि उसकी चाची और चाचा उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उसके पास कोई समर्थन नहीं था, तो वो कहां से बाहरी सहायता प्राप्त कर सकता था? यदि उसके पास A ग्रेड प्रतिभा होती तो शायद कोई संभावना होती, लेकिन वो केवल C ग्रेड प्रतिभा वाला था। कबीले में सभी लोग उसके प्रति आशावादी नहीं थे, तो कौन इतनी ऊर्जा खर्च करने को तैयार होगा कि उसकी मदद करे? इससे भी महत्वपूर्ण बात, वो शराब कीड़े के अस्तित्व को उजागर नहीं कर सकता था। गू युए गांव में कोई शराब कीड़ा नहीं था और फांग युआन इस शराब कीड़े की उत्पत्ति के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था। यदि ये उजागर हो गया तो बहुत संभावना थी कि उच्च स्तर के लोग इसे पता कर लेंगे और इसे फ्लावर वाइन मॉन्क के मामले से जोड़ देंगे। दोनों के बीच संबंध सोचना बहुत आसान था। इस तथ्य के आधार पर 17 प्राइमल स्टोन्स पर्याप्त नहीं होंगे। मुझे कम से कम 30 प्राइमल स्टोन्स की आवश्यकता होगी। कितनी परेशानी है, लेकिन चाहे कितना भी कठिन हो, मैं फिर भी इस शराब कीड़े को परिष्कृत करना चाहूंगा। फांग युआन की अपनी इच्छा धातु की तरह थी और वो शराब कीड़े को परिष्कृत करने के लिए दृढ़ था। जीवन शक्ति गू का महत्व बहुत बड़ा था। यह एक गुमास्टर की भविष्य की खेती की दिशा को बहुत प्रभावित करता था। हालांकि शराब कीड़ा विश्व का सबसे अच्छा विकल्प नहीं था, लेकिन ये मूनलाइट गू से कहीं बेहतर था। ये फांग युआन की वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प भी था। गुर्र। इस समय फांग युआन का पेट विरोध में गुर्राया। पूरी रात बिना सोए और शराब कीड़े को परिष्कृत करने में पूरी मेहनत करने के बाद फांग युआन को स्वाभाविक रूप से भूख लगी थी। मुझे लगता है कि पहले मैं अपना पेट भर लूं और प्राइमल स्टोन्स जमा करने का कोई तरीका सोचूं। फांग युआन ने अपने पेट को सहलाया और नीचे उतर गया। वो कैंटीन में गया और एक कोने में सीट चुनकर बैठ गया। नाश्ते के लिए कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। जैसे ही वो खाना शुरू करने वाला था, उसका छोटा भाई गू युए फांग झिंग वहां आया। बड़े भाई, आप सराय में क्यों रह रहे हैं? आप कल रात घर वापस जाकर क्यों नहीं सोए? उसका भाई बहुत स्पष्टवादी था। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो स्पष्टीकरण की मांग कर रहा हो। अतीत को धुएं की तरह बिखर जाने दो। अपने भाई के सवाल का सामना करते हुए फांग युआन ने कुछ नहीं कहा। वो अपना नाश्ता खाता रहा। वो अपने छोटे भाई के स्वभाव को जानता था। माना फांग झिंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी शांति बनाए रख सके। जैसा कि अपेक्षित था, फांग झिंग ने देखा कि उसका बड़ा भाई उसकी ओर आंख भी नहीं उठा रहा था, मानो फांग युआन ने उसे हवा समझ लिया हो। अगले ही पल वो नाराजगी भरे लहजे में चिल्लाया, बड़े भाई, आपने शेनकुई के साथ क्या किया? कल जब से वो आपके कमरे से निकली, वो हर जगह रो रही थी। जब मैंने उसे सांत्वना दी तो वो और भी ज्यादा रोने लगी। फांग युआन ने अपने छोटे भाई की ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। फांग झिंग ने भौहें सिकोड़ी, अपने बड़े भाई को घूरते हुए जवाब की प्रतीक्षा में। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था, लेकिन फांग युआन ने उसे 1 सेकंड के लिए देखा और फिर सिर झुकाकर खाना जारी रखा। छोटा भाई फांग झिंग तुरंत भड़क गया। फांग युआन का रवैया स्पष्ट रूप से उसके प्रति खुला तिरस्कार था। शर्म और निराशा के तहत उसने मेज पर जोर से हाथ मारा, चिल्लाते हुए, गुयुए फांग युआन, आप इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? शेनकुई एक नौकरानी के रूप में आपकी इतने सालों से सेवा कर रही है। मैंने आपके प्रति उसकी कोमलता और देखभाल देखी है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप खोया हुआ महसूस करते हैं और मैं आपके उदास भावनाओं को समझ सकता हूं। हाँ, आप सिर्फ C ग्रेड प्रतिभा के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बदकिस्मती के कारण दूसरों पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। ये उसके लिए उचित नहीं है। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फांग युआन खड़ा हो गया और एक झटके में उसने हाथ उठाया। थप्पड़। एक जोरदार आवाज के साथ उसने फांग झिंग को एक ठोस थप्पड़ मारा। फांग झिंग ने अपने दाहिने गाल को ढक लिया। 2 कदम पीछे हटते हुए उसके चेहरे पर आश्चर्य भरा था। बेकार के मूर्ख, तुम अपने बड़े भाई से इस तरह के लहजे में बात कर रहे हो? वो शेनकुई बस एक नौकरानी है। सिर्फ एक नीच लड़की के लिए तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं? फांग युआन ने धीमी आवाज में डांटा। फांग झिंग को अंततः होश आया। उसके गाल पर चुभने वाला दर्द उसकी तंत्रिका तंत्र में लहरों की तरह फैल रहा था। उसने आंखें फाड़कर सांस लेते हुए कहा, अविश्वास में, बड़े भाई, आपने मुझे मारा? जब मैं छोटा था तब से लेकर अब तक
आपने मुझे कभी नहीं मारा। हाँ, ये पता चला कि मैं एक ए ग्रेड प्रतिभा हूं और आप सिर्फ सी ग्रेड हैं। लेकिन इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते, ये सब स्वर्ग की व्यवस्था है। थप्पड़। फांग झिंग ने अपनी बात पूरी नहीं की थी और फांग युआन ने अपने हाथ की पीठ से उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। फांग झिंग ने अपने दोनों गालों को दोनों हाथों से ढक लिया। वो स्तब्ध रह गया। भोले मूर्ख, क्या तुम्हें अभी भी याद है? छोटे से लेकर अब तक मैंने तुम्हारा कैसे ध्यान रखा? जब हमारे माता पिता की मृत्यु हुई, हमारा जीवन कठिन था। नए साल में चाची और चाचा ने हमें दोनों को केवल एक नया वस्त्र दिया। क्या मैंने उसे पहना? मैंने उसे किसे पहनने के लिए दिया? जब तुम छोटे थे तुम्हें मीठा दलिया खाना पसंद था। मैं रसोई को हर दिन तुम्हारे लिए एक और कटोरा बनाने के लिए कहता था। जब तुम्हें दूसरों ने तंग किया तो कौन तुम्हें वापस लाया? और भी ढेर सारी चीजों का जिक्र नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात करने लायक है। लेकिन अब एक नौकरानी के कारण तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, मुझसे सवाल करने आए हो? फांग झिंग का चेहरा लाल हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। शर्म और नाराजगी के साथ साथ आश्चर्य और गुस्सा भी था। फिर भी वो एक भी जवाबी शब्द नहीं कह सका, क्योंकि फांग युआन ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। जो भी हो, फांग युआन ने तिरस्कार भरा हंसा। चूंकि तुमने अपने जैविक माता पिता को भी छोड़ दिया और किसी और को स्वीकार कर लिया, तो मैं जो सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूं? बड़े भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप भी जानते हैं कि मैं बचपन से ही परिवार की गर्मजोशी की चाह रखता हूं। फांग झिंग ने तुरंत समझाना शुरू किया। फांग युआन ने अपना हाथ लहराया, अपने भाई को आगे बोलने से रोकते हुए। आज से तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं। बड़े भाई। फांग झिंग हैरान हो गया और कुछ और कहने के लिए मुंह खोला। इस समय फांग युआन बोला, क्या तुम्हें शेन कुई पसंद नहीं है? चिंता मत करो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वो अभी भी कुंवारी है, अछूती और शुद्ध। मुझे 6 प्राइमल स्टोन्स दे दो और मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। आज से वो तुम्हारी निजी नौकरानी हो सकती है। बड़े भाई, आप क्यों? अपनी आंतरिक भावनाओं को अचानक इतने खुले तौर पर उजागर होने पर फांग झिंग को एक झटके में घबराहट महसूस हुई। वो तैयार नहीं था, लेकिन साथ ही उसका दिल आश्वस्त हो गया। जिस बात की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वो सच नहीं हुई। कुछ समय पहले रात में शेन कुई ने व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा की थी और उसे नहलाया था। हालांकि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हुआ, फांग झिंग उस रात की कोमलता को कभी नहीं भूल सकता था। हर बार जब वो शेन कुई के बारे में सोचता, उसे उसके कुशल हाथ और नरम लाल होंठ याद आते और उसका दिल धड़कने लगता। युवावस्था की सच्ची भावनाएं पहले ही युवा के सीने में जड़ें जमा चुकी थीं, बढ़ने लगी थीं। इसलिए जब उसे पिछले शाम को शेन कुई की असामान्य स्थिति के बारे में पता चला, उसके दिल से गुस्से की एक लहर तुरंत फट पड़ी। उसने तुरंत अपने मूनलाइट गू को परिष्कृत करना छोड़ दिया और पूरे गांव को छान मारा, फांग युआन को ढूंढने की कोशिश करते हुए एक बयान देना चाहता था। फांग झिंग को जवाब न देते देख फांग युआन ने भौहें सिकोड़ी और कहा, प्यार बहुत सामान्य है और ईमानदार रहो। छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बेशक अगर तुम विनिमय नहीं करना चाहते तो ये भी ठीक है। फांग झिंग तुरंत घबरा गया। मैं विनिमय करूंगा? मैं विनिमय क्यों नहीं करूंगा? लेकिन मेरे पास अब 6 प्राइमल स्टोन्स नहीं बचे हैं। ये कहते हुए उसने अपनी पैसे की थैली निकाली। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। फांग युआन ने थैली ली और उसमें 6 टुकड़े पाए, लेकिन उनमें से एक पत्थर सामान्य प्राइमल स्टोन से आधे आकार का था। उसे तुरंत पता चल गया कि फांग झिंग ने अपने मूनलाइट गुण को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस पत्थर से प्राइमल एसेंस को अवशोषित किया था। आखिरकार जितना अधिक प्राकृतिक एसेंस प्राइमल स्टोन से अवशोषित होता है, उतना ही छोटा पत्थर हो जाता है और इसका वजन भी हल्का हो जाता है। हालांकि ये सिर्फ 5 टुकड़े और आधा था। फांग युआन जानता था ये सभी प्राइमल स्टोन्स थे जो फांग झिंग के पास अभी थे। फांग झिंग के पास अपनी कोई बचत नहीं थी और ये 6 प्राइमल स्टोन्स चाची और चाचा ने उसे हाल ही में दिए थे। मैं इन्हें रख लूंगा, अब तुम जा सकते हो। फांग युआन का चेहरा ठंडा था, उसने थैली को रख लिया। बड़े भाई। फांग झिंग और कुछ कहना चाहता था। फांग युआन ने अपनी भौहें थोड़ा उठाई, धीमे और आराम से बोला, मेरे मन बदलने से पहले तुम मेरी आंखों से गायब हो जाओ। फांग झिंग ने महसूस किया कि उसका दिल सिकुड़ गया। उसने दांत पीसे और अंत में मुड़कर चला गया। जब वो सराय के दरवाजे से बाहर निकला, उसने अनजाने में अपने सीने को हाथ से ढक लिया, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए। एक ऐसी भावना थी जो उसे बता रही थी कि उसने अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। लेकिन बहुत जल्दी उसे शेन कुई और उस सपनीली रात के बारे में सोचकर गर्मी महसूस हुई। मैं आखिरकार तुम्हें पूरी तरह से अपना बना सकता हूं, कुई कुई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फांग युआन की नजरों से बाहर चला गया। फांग युआन भावहीन खड़ा रहा। वो लंबे समय तक खड़ा रहा, फिर आखिरकार धीरे धीरे बैठ गया। उज्ज्वल सूरज की रोशनी खिड़की से होकर उसके उदासीन चेहरे पर पड़ी, जिसे देखने वालों को अंदर से कुछ ठंडक महसूस हुई। कैंटीन में व्यापार काफी कम था और सड़कें लोगों से और व्यस्त हो गई थीं। भीड़ की हलचल और उत्साह की आवाजें वहां तक पहुंची, जिससे वो जगह और भी शांत महसूस हुई। व्यंजन ठंडे हो गए।
एक कर्मचारी ध्यान से आया, पूछते हुए कि क्या फांग युआन अपने नाश्ते को फिर से गर्म करना चाहेगा। फांग युआन ने ये नहीं सुना। उसकी नज़र बादल की तरह बदलती रही, मानो वो कुछ पुरानी यादों को याद कर रहा हो। कर्मचारी कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने फांग युआन को ट्रांस में देखा, एक भी शब्द न कहते हुए वो केवल अपनी नाक रगड़कर कड़वाहट के साथ चला गया। लंबे समय बाद फांग युआन की आंखें फिर से केंद्रित हो गईं। उसके दिल में अतीत की यादें धुएं की तरह थीं, वे पहले ही बिखर चुकी थीं। वो फिर से वास्तविकता में लौट आया। बहती हुई सूरज की रोशनी ने आधी मेज को रोशन कर दिया। व्यंजनों से निकलने वाली गर्म हवा पहले ही गायब हो चुकी थी और सड़कों पर भीड़ की हलचल की आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसने अपने वस्त्रों में हाथ डाला और अपने सीने पर 5 और आधे प्राइमल स्टोन्स को थपथपाया। उसके मुंह पर एक कड़वी और उपहास भरी मुस्कान उभरी, लेकिन वो मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। वेटर, जाओ और इन व्यंजनों को मेरे लिए फिर से गर्म करो। फांग युआन ने अपने व्यंजनों पर नजर डाली और हल्के से मुंह खोला, चिल्लाते हुए। इस समय उसकी आंखें बहुत ठंडी दिख रही थीं। आपके बड़े भाई ने वाकई ऐसा कहा? हॉल में चाचा ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा। चाची पास में बैठी थी, फांग झेंग के गालों पर ताज़ा लाल हाथ के निशान को देखते हुए चुप थी। हाँ, जब मैं बड़े भाई से मिला, वो सराय में नाश्ता खा रहे थे। पूरी बात इस तरह हुई, फांग झेंग ने विनम्रता से जवाब दिया। चाचा की भौहें और सिकुड़ गईं, सभी एक 3 काली रेखाओं में संकेंद्रित हो गईं। कुछ सांसों के बाद उन्होंने आह भरी और गंभीर स्वर में कहा, फांग झेंग मेरे बच्चे, तुम्हें ये याद रखना होगा, नौकरानी शेन कुई फांग युआन की निजी संपत्ति नहीं है। हमने उसे उसके लिए नियुक्त किया था। वह उसे व्यापार की वस्तु के रूप में कैसे उपयोग कर सकता है? अगर तुम चाहते थे तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। हम उसे तुम्हारे लिए नियुक्त कर देते। फांग झेंग ये सुनकर स्तब्ध रह गया। चाचा ने अपना हाथ लहराया। तुम जा सकते हो। तुमने अपने सारे प्राइमल स्टोन्स फांग युआन को दे दिए तो मैं तुम्हें और 6 दूंगा। याद रखो, उन्हें अपने गू को परिष्कृत करने में ठीक से उपयोग करो और पहला स्थान हासिल करो। जब तुम ऐसा कर लोगे तो हमें तुम पर बहुत गर्व होगा। पिता, आपका बच्चा शर्मिंदा है। फांग झेंग अचानक आंसुओं में डूब गया। चाचा ने आह भरी और जवाब दिया, बस जाओ, जल्दी अपने कमरे में वापस जाओ और अपने गूं को परिष्कृत करो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब फांग झेंग चला गया, चाचा के चेहरे पर एक क्रूर और गुस्सैल भाव उभरा। बैंग! उन्होंने अपनी हथेली से मेज पर जोर से मारा, फुफकारते हुए, ये शापित दुष्ट! उसने वाकई हमारे कर्मचारियों को विनिमय के लिए लिया। वो वाकई चालाक है। चाची ने सलाह दी, पति, अपने गुस्से को शांत करो। ये सिर्फ 6 प्राइमल स्टोन्स हैं। तुम क्या समझती हो औरत? ये फांग युआन सिर्फ एक C ग्रेड प्रतिभा का है। अगर वो मूनलाइट गू को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे प्राइमल स्टोन्स की जरूरत होगी। एक नौसिखिए के कमजोर अनुभव के साथ 6 प्राइमल स्टोन्स इसे परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन अब जब उसके पास 12 टुकड़े हैं, ये पर्याप्त से अधिक होगा। चाचा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दांत पीस लिए। उन्होंने आगे कहा, एक गुमास्टर की खेती बहुत तेज होगी, बशर्ते पर्याप्त संसाधन हो और कोई बाधा न हो। 2 या 3 साल में कबीला एक रैंक 2 गुमास्टर पैदा कर सकता है। फांग युआन का खेती रैंक जितना कम होगा, 1 साल बाद परिवार की विरासत को हासिल करने की उसकी उम्मीदें उतनी ही कम होंगी। अभी वो युवा है, बस खेती शुरू कर रहा है। हम उसे बाधित करेंगे और उसकी शुरुआती प्रक्रिया को उसके उम्र के लोगों से पीछे कर देंगे। अकादमी के संसाधन हमेशा उत्कृष्ट छात्रों को दिए जाते हैं। उसकी जन्मजात प्रतिभा के साथ एक बार जब वो पीछे रह जाएगा, उसे कोई संसाधन नहीं मिलेगा। संसाधनों की मदद के बिना उसकी खेती और भी पीछे रह जाएगी। इस दुष्चक्र के साथ मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसके पास 1 साल बाद परिवार की विरासत हासिल करने की क्षमता है। चाची को समझ नहीं आया। भले ही हम उसे न रोकें, वो 1 साल बाद अधिकतम रैंक 1 मध्य चरण पर होगा। पति, आपकी खेती रैंक 2 पर है, आप उससे अभी भी डरते क्यों हैं? चाचा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पैर पटका और कहा, औरत, तुम वाकई लंबे बाल लेकिन कम समझ की मिसाल हो। मेरी वरिष्ठता की पहचान के साथ क्या मुझे वाकई छोटी पीढ़ी को पीटना चाहिए? अगर वो विरासत वापस लेना चाहता है तो ये उचित है और इसे सीधे रोका नहीं जा सकता। मैं केवल कबीले के नियमों का उपयोग करके जवाबी कार्रवाई कर सकता हूँ। कबीले के नियमों में कहा गया है, 16 साल की उम्र में घर का मुखिया बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम रैंक 1 मध्य चरण की खेती होनी चाहिए। अन्यथा इसका मतलब है कि फांग युआन को कबीले के संसाधनों को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये कहने के बाद क्या तुम अब समझी? चाची को समझ आ गया। चाचा ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उनकी नजर में एक चमक थी। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, आ भरते हुए कहा, फांग युआन बहुत चतुर है, बहुत चालाक। वो एक शक्ति खेल को भी देख सकता है। ये कैसी बुद्धिमत्ता है! इतनी कम उम्र में चालबाजी और गणना, कितना भयानक। शुरू में मैं उसके खिलाफ साजिश रचने जा रहा था, फिर भी वो तुरंत बाहर चला गया। मैं शेन कुई पर और भरोसा करके उसे निगरानी और परेशान करना चाहता था, लेकिन अंत में वो चला गया और उसने 6 प्राइमेबल स्टोन्स भी कमा लिए।
हाय, अगर वो फांग जेंग जितना मूर्ख होता तो कितना अच्छा होता। ओ सही, आज से तुम्हें फांग जेंग के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। वो आखिरकार एक ए ग्रेड प्रतिभा है। इसके अलावा मैं देख सकता हूं कि उसके मन में फांग युआन के प्रति असंतोष और नाखुशी की भावनाएं हैं। ये भावनाएं अच्छी चीज हैं, इन्हें ठीक से मार्गदर्शन करना होगा। मुझे एक तरह का एहसास है कि वो भविष्य में फांग युआन से निपटने का सबसे अच्छा साधन बनेगा। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। सराय के कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। चांदनी अंदर बह रही थी, जिससे एक ठंड का रंग बिखर रहा था। बिस्तर पर फांग युआन सलेटी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने अपनी हरी तांबे की प्राइमल एसेंस को हिलाया, अपनी सारी एकाग्रता शराब कीड़े को परिष्कृत करने पर केंद्रित की। इसके शरीर पर एक छोटा सा हिस्सा पहले ही हरे तांबे के रंग में रंगा जा चुका था, लेकिन शराब कीड़े की इच्छा अभी भी उतनी ही दृढ़ थी। ये हल्की प्राइमल एसेंस के बीच में लगातार संघर्ष कर रहा था। फांग युआन की परिष्करण प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। ये बहुत कठिन था। मैंने 2 दिन और 2 रातें बिताईं, हर दिन केवल 2 घंटे आराम किया, और मैंने 12 प्राइमल स्टोन्स खर्च किए, लेकिन केवल 1/15 प्रगति हासिल की। समय के हिसाब से गणना करने पर मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में कोई अपने गू को परिष्कृत करने में सफल हो जाएगा। फांग युआन स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि उसकी प्रतिभा वैसे ही खराब थी। इसके अलावा वो जिस शराब कीड़े को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी जीने की इच्छा अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी। यह एक सामान्य मूनलाइट गू से भी अधिक मजबूत थी। पीछे रह जाने की स्थिति सामान्य थी। एक पल के लिए पीछे रहना कुछ भी नहीं है, बशर्ते मेरे पास शराब कीड़ा हो। फांग युआन का दिल एक दर्पण की तरह साफ था। उसमें चिंता या निराशा का कोई निशान नहीं था। अचानक शराब कीड़ा एक गेंद की तरह सिकुड़ गया। ओह नहीं, शराब कीड़ा जवाबी हमला कर रहा है। फांग युआन ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी नजर में एक आश्चर्य की झलक थी। उसके सामने शराब कीड़ा एक गोल छोटे डंपलिंग में सिकुड़ गया था। जोरदार रूप से एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी दे रहा था। यह अपनी पूरी ताकत एक अंतिम प्रयास में लगा रहा था। एकाएक फांग युआन ने शराब कीड़े के शरीर से एक मजबूत इच्छा को बाहर निकलते हुए महसूस किया, जो सीधे प्राइमल एसेंस के माध्यम से उसके अपर्चर में प्राइमल समुद्र में उतर गई। ऐसी स्थिति जहां एक गू जवाबी हमला करता है, अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी। केवल अत्यंत मजबूत इच्छा वाले गू ही अपनी पूरी ताकत लगाते थे। ये या तो सफलता थी या मृत्यु। ऐसी स्थिति का सामना करने पर सामान्य किशोर अभी घबरा रहा होता। हालांकि वो हैरान था, फांग युआन घबराया नहीं। वास्तव में वो कुछ हद तक प्रसन्न था। सब कुछ एक अंतिम प्रयास में दांव पर लगाना ये भी एक अच्छी बात है, बशर्ते मैं इस जवाबी हमले को संभाल सकूं। शराब कीड़े की इच्छा बहुत कमजोर हो जाएगी। हालांकि मुझे इस इच्छा के खिलाफ पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके लड़ना होगा। मुझे बाहर से जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, वरना ये बुरा होगा। हाय, लेकिन मुझे आशा है कि इस दौरान कोई मुझे परेशान करने नहीं आएगा। अपने विचारों को अंतिम रूप देते हुए वो अपने अपर्चर में प्राइमल एसेंस को इकट्ठा करने के लिए तैयार था। शराब कीड़े की इच्छा को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वो इसके साथ उलझेगा और 300 राउंड तक लड़ेगा। लेकिन इस समय एक चमत्कारी घटना हुई। उसके अपर्चर के बीच में समुद्र के ऊपर हवा में एक गू प्रकट हुआ। बूम! इस गू से एक शक्तिशाली सांस फट पड़ी। ये सांस आकाश गंगा के बहने की तरह थी और पहाड़ों से उतरते हुए बाढ़ के पानी की तरह। फिर भी ये एक भयानक जानवर की तरह भी थी, जिसकी गरिमा को ठेस पहुंची थी, जिसने अपनी लाल आंखें खोलीं और चारों ओर देखा कि कौन उसकी सीमा का उल्लंघन करने की हिम्मत करता है। ये स्प्रिंग ऑटम सिकाडा है। इस गू को देखकर फांग युआन पूरी तरह से हैरान था। एक कुई कुई शेन कुई को स्नेहपूर्वक बुलाने का एक तरीका है। 2 उपन्यास में कहा गया है, जिसका अर्थ है कि एक शब्द में संकेंद्रित हो गया। चीनी शब्दों का उपयोग कभी कभी चीजों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लेखक का नोट, वो कई लोगों का धन्यवाद करता है। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। 3 साल, 6 साल, 9 साल। इस अवधि में आप में से कुछ अस्थायी रूप से चले जाएंगे और कुछ हमेशा रहेंगे। मानव जीवन की व्यस्त प्रक्रिया में हम लगातार अपनी निरंतर मौजूदगी को चिन्हित करते हैं और हम सभी एक दूसरे को साबित करते हैं कि हमने पहले जिया है। मैंने इस तरह के दृश्य की कल्पना की थी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, आप सभी गू झेन रेन इस आईडी को देखेंगे और अपने दिल में हंसेंगे। ओह, ये वो है। जब मैं युवा था तब मैंने उसकी किताब पढ़ी थी। मैंने तो उसे एक सिफारिशी वोट भी दिया था। शायद मैं अपनी पिछली रूपरेखा खोलूंगा और ये सभी परिचित आईडी देखूंगा जिन्होंने पुरस्कृत किया, वोट दिया और टिप्पणी की। मैं उन समयों को याद करूंगा जब मैं अकेले लिख रहा था। ये नाम मेरी लंबी और कठिन यात्रा के साथी थे, मुझे छोटी छोटी गर्म रोशनी दे रहे थे। यहाँ किताब में एक छोटा सा मोड़ है। फांग युआन वास्तव में अपनी अनूठी शैली दिखाना शुरू करेगा। जो लोग यहाँ तक पढ़ पाए हैं वे नियति से बंधे हैं। मैं यहाँ गारंटी देता हूँ, ये किताब और भी रोमांचक होती जाएगी। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।